मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी मार्केट थोड़ा ज़्यादा इस समय रिएक्ट कर रही है, क्योंकि शायद हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन सब चीज़ों से, ब्रेंट से, डॉलर रुपी से। इस एनवायरनमेंट में अब आप क्या व्यू ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टर? क्या बाइंग करें सिस्टमैटिकली, या फिर एक वेट करें कि मार्केट में थोड़ी-सी और करेक्शन आए? इस समय बड़ा व्यू क्या होगा? जी देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। पिछले 2-3 साल से जो एशियन मार्केट्स थी, उनकी अर्निंग्स काफ़ी वीक थी। जैसे ताइवान हुआ, कोरिया हुआ एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच उनकी मार्केट्स काफ़ी हद तक सस्ती या हम वैल्यूएशन में चीप कहेंगे, हो चुकी थी। उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अब इतनी ज़्यादा उभर आई है पिछले 2-3 सालों में कि उनकी मार्केट्स ने 60 टू 100% का रिटर्न एक-एक साल में देने का एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। और जहाँ तक हमारे अर्निंग्स का सवाल है, हमारी अर्निंग्स हमेशा डबल डिजिट में रही और काफ़ी 20s, 25s में रही in some of these mid and small caps. As a result of which our valuation was significantly higher than their valuation. So emerging markets में अगर global ट्रेंड्स में देखें तो इंडियन मार्केट ऑलवेज अपीयर्ड एक्सपेंसिव। अब हो क्या रहा है कि हमारी अर्निंग्स में कोई गिरावट नहीं आई। हम पहले से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारी अर्निंग्स भी उतनी ही बरकरार रहेंगी। मगर अब कंपैरिजन में उनकी वैल्यूएशन और इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप कंपेयर करेंगे और स्पेशली एआई चिप्स और कंप्यूटर हार्वर्ड का जो दौर चल रहा है अभी फिलहाल, उनकी एज हमसे ज़्यादा दिख रही है। तो मेरे ख्याल से एफपीआईज़ का जो कल है, मेरे ख्याल से इन मार्केट्स में ज़्यादा हो गया है। अब रही इंडिया की बात की और अब यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसकी तसल्ली होनी चाहिए कि इंडिया की अर्निंग स्टोरी अभी भी बरकरार है। अब इस अर्निंग्स के लिए आप क्या देते हैं, जिसकी वैल्यू आप करते हैं, किस मल्टीपल पे, उसी पे ज़्यादातर डिस्कशन होने जा सकता है। और मेरे ख्याल से इसके लिए जब मार्केट को इकट्ठा आप देखेंगे और कहेंगे ठीक है मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं, मेरे ख्याल से वो गलत चीज़ है देखने के लिए। इंडिविजुअल कंपनीज़ की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उनकी वैल्यूएशन का आप मुआयना करें। और अगर आपको अट्रैक्शन उस लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ का उस प्राइस पे दिखे, तो मेरे ख्याल से आज भी मार्केट में एंटर करना और 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता। मगर ऐसी बात है कि सेंटिमेंट जब खराब हो जाता है, तो बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेवियर उससे इफ़ेक्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से आज जो ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ का दौर चल रहा है, उसके कारण मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल रह चुका है। मेरे ख्याल से अगर आप फंडामेंटल्स पे फ़ोकस करें, लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस करें, तो मेरे ख्याल से ये दौर भी हम आराम से देख पाएँगे। तुषार जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जो प्रश्न मुझसे भी किया, जो ओएमसीज में निवेशित थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी वो थोड़े लॉस में हैं, बट अपने आप को एवरेज आउट करें या फिर इस पोजीशन पे भी अपने आप को ट्रिम करें? एक तर्कसंगत अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्रूड 107 110 है, बात वो नहीं है। बात यह है कि इवन देखिए, अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो स्थिति और खराब होगी। नहीं भी हुआ तो एज यूजुअल जो उसकी प्रीवियस सप्लाईज थी, उनको रिज्यूम होने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अपने ओएमसीज पोर्टफोलियो में करना क्या चाहिए आपको इस वक्त? देखिए ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया को लिमिटेड ही नहीं है। काफ़ी दुनिया में सब जगह ये सिचुएशन का इम्पैक्ट आने वाला है। हमने देखा कि जब हम क्रूड की प्राइसेस 120 या अगर मेरी याद तक चलती है तो गोल्डमैन सैक्स ने एक बार ब्रेंट क्रूड का $200 का भी एक्सपेक्टेशन रखा था, जब भी बिल्कुल ही सिचुएशन खराब थी उस समय। और फिलहाल को अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस में डेफिनेटली बढ़ोतरी आ गई है, मगर इस बात का हम ध्यान रखें कि कच्चे तेल की सप्लाई में इशू है, मगर कच्चे तेल के प्रोडक्शन में नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सप्लाई डिमांड का जो मिक्स है, उसमें सप्लाई ज़्यादातर इस सिचुएशन से उसके ऊपर रोक रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक कि ये सिचुएशन चेंज ना हो, उस कमोडिटी की प्राइस
फिलहाल की अवेलेबिलिटी से प्राइस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी अगर आप रवैया अपनाएंगे तो या तो अपॉर्चुनिटी देखें, मगर वो अपॉर्चुनिटी आपको 2 या 3 साल में उसका फल आपको नज़र आएगा। इंस्टेंटली अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ कंसंट्रेशन देखना चाहिए कि इन सारी कंपनियों में जहाँ पर ऑयल प्राइस की डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है, अगर आपके पास ओवरवेट है, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा अंडरवेट फिलहाल के लिए करने के लिए आई थिंक दैट माइट बी यूज़फुल। By market action itself, it is coming down, then there is no action required. But I think again, trying to bet on something, especially after the event has happened, मतलब ये जो सिचुएशन होने के बाद अगर आपको पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। इससे एक आप अपने आप के लिए डिसाइड कर लें कि मेरी पोर्टफोलियो की टर्म क्या है। अगर मेरी पोर्टफोलियो की टर्म 5 साल 10 साल है, अगर 10 साल है तो कोई भी सिचुएशन से आपको पोर्टफोलियो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो फिलहाल के लिए सब जगह जैसे आपको पता है, हमको सबको पता है कि ऑयल मार्केट में ज़्यादातर वॉलेटिलिटी हमको देखने मिलेगी और अगर आपकी पोज़ीशन ज़्यादा ओवरवेट है, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कम करने की ज़रूर निवेशक कोशिश करें। ओके। अच्छा, तुषार जी, नॉर्मली ना इस एनवायरनमेंट में आईटी एक नो ब्रेनर होना चाहिए था। क्रूड ऊपर आता है तो नॉर्मली एक एल्गो ट्रेड है, डॉलर रुपये में 88 से हम 96 तक वन वे आए हैं, लेकिन आईटी में कोई रैली नहीं टिकती और सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म इसी सेक्टर ने किया है। इस समय लार्ज कैप आईटी पर आप क्या व्यू ले रहे हैं? देखिए, यह भी जैसे अंग्रेजी में कहेंगे कि इवॉल्विंग सिचुएशन, क्योंकि जो इंडियन आईटी सर्विसेज का मॉडल था, जो ज़्यादातर लो कहेंगे कॉस्ट कोडिंग, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो हम फीड करते थे पूरी ग्लोबल मार्केट्स में, अब जाके एक सवाल उठा है कि भाई ये मॉडल जो पहले हायरिंग के ऊपर, मतलब आप देखेंगे कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर ऑल ऑफ आवर बिग आईटी कंपनीज यूज्ड टू हायर इन बिग नंबर्स। अब ये सवाल उठा है कि शायद ये हायरिंग उस तरीके की उस मोमेंटम से आगे जाएगी कि नहीं, क्योंकि टॉप लाइन पे जो प्रेशर आने की संभावना है, जिससे कि प्राइसिंग प्रेशर हो या किसी और तरीके से ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेंटेन हो या जो भी आप समझे एआई के लिए डिसरप्शन पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से इस मार्केट में अभी फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। मेरे ख्याल से उसका उत्तर अभी तक किसी के पास है नहीं। मेरा अपना कहना है कि हमारी आईटी सर्विसेज बिजनेसेस काफ़ी रोबस्ट है। उन्होंने पहले भी कभी और कितनी बार ऐसी सिचुएशंस का फेस किया हुआ है, जहाँ तक कि Y2K से हमने जो मार्केट की शुरुआत देखी, वहाँ से बहुत सारी क्राइसिस आई हैं और गई हैं और इन सारी कंपनियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब 1 या 2 साल में रिस्पॉन्स में दे चुके हैं। मेरे ख्याल से जब हम आजकल लार्ज आईटी की मैनेजमेंट से सुनते हैं, तो यही एक कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है कि ये सिचुएशन तो है, इवॉल्विंग सिचुएशन है और हमारे पास जितना वेरविदॉल है, वहाँ से हम इस मामले का मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दे पाएंगे। अब ये उनका आश्वासन है। अब इन्वेस्टर्स को देखना है कि शायद ये कितनी तक ये कॉन्फिडेंस इसका जायज़ है और कितना कॉन्फिडेंस हम उसके ऊपर प्लेस करें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहने में इस मार्केट में हमको ज़्यादा सेफ्टी देगा। Again, not too much concentration both in IT as well as large IT. I think if investors are diversified across the space, मगर टेक्नोलॉजी ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये दौर उसी का है अगले 10 साल का। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना is obviously not warranted, but I think a little bit of diversification, some of the smaller mid-cap companies in the IT space offer more opportunity, even from a valuation perspective. मेरे ख्याल से diversification की ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। अच्छा तुषार जी, यहाँ तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे डील करना है अपने लॉसेस को। अभी ये आईटी में बातचीत हुई, उससे पहले अगर आप देखें तो बात हुई एक और पॉकेट पे, दैट वाज ओएमसीज। एक बास्केट वो जहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है, जिसे आप एक तमगा देते हैं सिक्लिकल का, मेटल्स में जो भी जहाँ भी निवेशित होगा इस वक्त प्रॉफिट पे है। इक्का दिक्का दिन की बात छोड़ दीजिए, मेटल्स में अब प्रीशियस मेटल्स में स्लाइड है। आई मीन जब जैसे बॉन्ड यील्ड यूएस में
बढ़ रही हैं। उसके बाद आप गोल्ड देखिए, मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट वीक के हाई से लगभग 20% रिट्रेसमेंट। व्हाट अबाउट मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट्स में तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सेक्टर है, स्पेशली फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव। जैसे भारत में अगर आप देखें, तो जो टॉप लाइन आपका डिसाइड होता है, वो ग्लोबल मेटल प्राइस पे डिपेंड करता है। स्टील का दाम ग्लोबली जो जितना बेंचमार्क का हो जाता है, उसी का एडजस्टमेंट हमारी लोकल प्राइस में हम देखते हैं। और उसके लिए जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो इंडियन कंपनीज की मार्जिन बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो सप्लाई चेन है, वो डोमेस्टिक। इसका मतलब है कि जब आप सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल, वो वही प्राइस पे सोर्स कर रहे हैं, डॉलर प्राइस पे नहीं। मगर आपकी जो प्राइस जो मार्केट में बिकेगी, वो डॉलर मेटल ग्लोबल प्राइस से उसकी प्राइस ले लेते हैं। इसका मतलब है उनकी मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अभी जो पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं, जहाँ पे मेटल एक्शन है, globally metal prices have gone up because of supply disruption. And again, as I said, that is setting the tone for Indian companies to be. अब देखिए, जहां तक साइकिल का सवाल है, अगर आप समझते हैं कि भारत की ग्रोथ चाइना जैसे पिछले 20 साल से हो रही है मेटल्स में या इंडस्ट्रियल डिमांड में, अगर वो हम समझते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ अगर हमारे कंट्री में आए, तो मेरे ख्याल से मेटल्स इज अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले एज वेल। बट टू से कि भाई फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, मेरे ख्याल से सारे निवेशकों को समझ में आना चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में रहा, तो जब कभी भी उस सेक्टर में एडवांटेज होने लगता है, तो आप उतने से सहमत हो जाइए कि एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने कहा कि अगर मेटल्स में फिलहाल के लिए काफी गिरावट दिख रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन हमेशा एक जज होता है, और अगर वैल्यूएशन सिक्लिकल हाई से ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी ट्रिम इन्वेस्टर, फिलहाल के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखते हैं, उनके लिए ये एडवाइस है। Otherwise, it is not a specific advice, because metals is not a longer term play on, I would say, a significantly independent play. It is always cyclical, और जहाँ पर साइकिल जैसे चल रहा है फिलहाल के लिए, जहाँ प्राइसेस बढ़ रही हैं और डिमांड भी ठीक है, तो सिक्लिकल अपसाइड है। मगर सिक्लिकल अपसाइड से साइकिल जैसे कहते हैं, वो डाउन साइड भी जब भी आता है, जब सप्लाई बढ़ जाता है और प्राइसेस आपका साथ नहीं देते। मेरे ख्याल से हर एक इन्वेस्टर को इसको समझना चाहिए और उसी तरीके से उनका पोर्टफोलियो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते